मैं आ रही हूँ, मुझे पता है तुम मुझे ही बुला रहे हो। नित्या झील के अंदर चली जाती है। वहीं पास की झाड़ियों के पीछे छिपा एक नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुरा रहा होता है। अब मेरा दूसरा शिकार भी पानी में समा गया। अब बस मुझे किसी भी तरह से अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही वो खौफनाक रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे भाइयों, मेरी बेटी को किसी ने देखा है क्या? मेरी नित्या पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से वो घर पर दिखाई नहीं दी। किसी ने देखा है क्या? मुखिया जी आप तो बताइए, कहीं देखा है क्या? अरे किशोर, मुझे तो लगता है कि किसी लड़के के साथ भाग गई है वो। क्या? नहीं मुखिया जी, मेरी बेटी कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसे नहीं जा सकती वो, ऐसे नहीं जा सकती। मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसको, मैं जानता हूँ। अरे अब रोने से कुछ नहीं हो सकता किशोर। अरे तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ, अरे जाकर भाई पूरा इलाका ढूंढ लो, पर तुम्हारी बेटी तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। मुखिया इतना कहकर वहां से चला जाता है। किशोर पागलों की तरह गांव का कोना कोना छान मारता है, पर उसे नित्या कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वो थक हार कर उसी नीली झील के किनारे बैठ जाता है। ए भगवान, मेरी मासूम बेटी कहाँ चली गई? तभी अचानक किशोर की नजर झील के पानी पर पड़ी। पानी के ऊपर नित्या का दुपट्टा तैर रहा था। ये दुपट्टा तो मेरी बेटी नित्या का ही है, पर उसका दुपट्टा यहाँ कैसे आया? तभी पीछे से कामिनी वहां आ जाती है। क्या हुआ किशोर भाई? हाँ, तुम यहाँ झील के किनारे बैठकर क्यों रो रहे हो? देखो ना बहन जी, मेरी बेटी नित्या का दुपट्टा इस झील के पानी में मिला है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से आया, कैसे आया, बिटिया कहाँ गई? किशोर भाई, तुम्हारी बेटी भी अब वहीं चली गई है जहाँ से हमारे गांव के कई लड़के और लड़कियाँ आज तक कभी लौट कर नहीं आए। कामिनी अपनी आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटी, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। अच्छा माँ, मैं झील की तरफ जा रही हूँ, वहाँ बहुत सारे कपड़े धोने हैं, मैं वो सब धोकर शाम तक आ जाऊंगी। नहीं, तुम उस नीली झील पर कपड़े धोने बिल्कुल नहीं जाओगी। माँ, आज आपको क्या हो गया? आप मुझे वहाँ जाने से इस तरह मना क्यों कर रही हैं? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इसका मतलब गांव की फिर एक और लड़की गायब हो गई ना उस झील में। रेवती, कुछ भी हो जाए पर तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, समझी? हाँ, अब जाओ, अंदर का काम संभालो। कामिनी भारी मन से घर के काम करने लगती है। जब तक माँ घर के काम कर रही है, मैं जाकर देखूं तो सही कि आखिर हमारे गांव के यहाँ ये क्या माजरा हो रहा है। परेशान होकर रेवती घर से निकल पड़ती है और तेजी से नीली झील के पास पहुंच जाती है। झील के बीचों बीच उसे एक छोटा सा टापू दिखाई देता है। अरे, ये झील के बीच में टापू कैसा है? मैं इतने दिनों से इसे देख रही हूँ, लेकिन कभी वहाँ गई नहीं। चलो आज देख कर आती हूँ जाकर कि वहाँ क्या है। फिर रेवती झील के ठंडे पानी में कूद जाती है। अरे ये क्या किया तुमने बेटी? वापस आ जाओ रेवती। मुझे कामनी बहन को बताना होगा। किशोर भागकर कामिनी के घर पहुंचता है। अरे बहन जी, मैंने अपनी बेटी को तो खो दिया, लेकिन आपकी रेवती भी उस झील में कूद गई और टापू की तरफ जा रही है। चलिए जल्दी देखिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी बेटी को बचाना होगा।
कामिनी भागकर झील के पास पहुंचती है, जहां कई गांव वाले पहले से इकट्ठा थे। हे भगवान, कहीं सबके जैसे मेरी बेटी भी लापता तो नहीं हो गई? अब तुम्हारी बेटी भी वापस नहीं आने वाली कामनी, अब भूल जाओ उसे तुम। तभी रेवती पानी से निकलकर सही सलामत बाहर आ जाती है। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी बात काट कर कहीं मत जाया करो। देखो माँ, मैं वहाँ गई थी और सही सलामत भी आ गई। पता नहीं आप लोग क्यों इतना घबरा रहे हो। ये ऐसे 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 कैसे हो सकता है? इतने दिनों में पहली बार कोई टापू से सही सलामत वापस आया। यहाँ से लौटने वालों की तो याददाश्त चली जाती है, या तो फिर आवाज, या फिर सोचने की शक्ति, कुछ न कुछ तो चला ही जाता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे? मुझे लगता है कि कोई तो वजह होगी जो सबके साथ ऐसा हुआ है। सही कहा, इस झील का कोई न कोई गहरा रहस्य जरूर है। सही कहा। सभी परेशान होकर अपने घर लौट आते हैं। फिर अगली सुबह रेवती उठकर जैसे ही वो घर के बाहर जाने लगती है, चौखट पर एक मछली का निशान बना हुआ देखती है। अरे, ये मछली का निशान कैसा है यहाँ? तभी पीछे से कामिनी आती है और झट से उस निशान को कपड़ों से मिटा देती है। माँ, आखिर ये निशान कैसा था और आपने इसे इतनी जल्दी क्यों मिटाया? हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता रेवती, तुम अपना काम करो। कामिनी वहाँ से चली जाती है। तभी रेवती को दूर से युवान नाम का एक अनजान लड़का गांव की तरफ आता दिखाई देता है। ये लड़का कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे इस गांव में कभी नहीं देखा। लगता है कोई बाहरी व्यापारी आया होगा यहाँ व्यापार करने। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। रेवती घड़ा लेकर आगे बढ़ जाती है। वहीं पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा नकाबपोश उसे घूर रहा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये लड़की वहां से सही सलामत वापस आ गई और सब इसी तरह उस झील में जाने लगे, तो मेरी तो सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और रात गहराने लगती है। आधी रात को रेवती अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि तभी अचानक उसे वही धीमी घंटों की आवाज सुनाई देती है, जिससे रेवती की आंखें खुल जाती हैं। ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। रेवती अपनी चारपाई से नीचे झुककर देखती है, जहाँ एक अजीब सी घंटी रखी हुई थी। वो घबराते हुए उस घंटी को अपने हाथ में उठाती है। घंटी छूते ही उसके कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। रेवती, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आ जाओ रेवती, मेरे पास। हे भगवान, ये कैसा चला हुआ है? ये घंटी तो जैसे मेरा ही नाम पुकार रही है। ये कोई श्रापित घंटी है। रेवती बिना देर किए आधी रात को ही उस घंटी को लेकर नीली झील के पास भागती है और उसे गहरी झील के पानी में फेंककर वापस घर आ जाती है। ऐसे ही वो रात बीतने के बाद अगली रात जब रेवती सोने के लिए अपनी चारपाई पर जाती है, तो सिरहाने के नीचे उसे फिर वही घंटी महसूस होती है। ये कैसे हो सकता है? इस घंटी को तो मैंने कल रात खुद अपने हाथों से झील में फेंका था, फिर ये आज दोबारा मेरे सिरहाने के नीचे कैसे आ गई? और इसके ऊपर तो सूखी मिट्टी भी लगी हुई है। लगता है कोई मेरे डर का फायदा उठा रहा है। मुझे आज रात जाकर देखना ही होगा कि आखिर कौन चुपके से मेरे कमरे में आता है। फिर ऐसे ही वो रात बीत जाती है। फिर अगली रात होते ही उसे घर के बाहर से घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में बाहर कोई घंटी लेकर घूम रहा है।
मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। रेवती दबे पांव घर से बाहर निकलती है। युवान अपने हाथों में कई सारी घंटियां लेकर चुपचाप झील की तरफ बढ़ रहा था। इस युवान के पास तो बहुत सारी घंटियां हैं। इसका मतलब यही वो इंसान है जो रोज मेरे सिराने के नीचे चोरी छिपे घंटी रख कर जाता है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए कि आखिर ये इतनी सारी घंटियां लेकर इतनी रात को जा कहाँ रहा है। रेवती छुपते छुपाते युवान के पीछे पीछे चलने लगती है। युवान चलते चलते नीली झील के किनारे पहुंचता है। वो अपने हाथ से एक घंटी निकालता है और उसे झील में फेंक देता है। जैसे ही घंटी पानी में गिरती है, झील का पानी अचानक भयानक तरीके से गोल गोल घूमने लगता है। ये क्या? युवान ने जैसे ही ये घंटी झील में फेंकी, यहाँ का पानी इतना गोल गोल क्यों घूमने लगा? इसका मतलब बहुत बड़ा रहस्य है जो ये युवान हम पूरे गांव वालों से छुपा रहा है। मुझे पहले जाना चाहिए यहाँ से। रेवती पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसका पैर सूखी लकड़ियों पर पड़ जाता है। रुक जाओ, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, रुक जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे घबराओ मत रेवती, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम ये सब क्यों कह रहे हो युवान? तुम तो एक सीधे साधे व्यापारी बनकर गांव में आए थे, लेकिन आधी रात को ये घंटियां लेकर झील में क्यों फेंक रहे हो? अगर तुम सच में अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ वहाँ भटकने के बजाय अपनी माँ कामनी से जाकर सवाल पूछो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ ही दे सकती है। युवान चला जाता है। रेवती परेशान होकर वापस आ जाती है और अगली सुबह होते ही। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मुझे सच सच बताइए, आखिर आपका क्या रहस्य है उस नीली झील से? आप उस झील के बारे में कुछ तो छुपा रही हैं मुझसे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे भला उस मनहूस झील के बारे में क्या पता होगा? तुम अंदर चलो। मैं सच कह रही हूँ माँ, मुझे आज सारा सच जानना है। आखिर हमारे पिताजी अचानक कहाँ चले गए थे और मेरा बड़ा भाई राजू जो आज तक कभी लौटकर नहीं आया। ठीक है रेवती, अगर तुम्हें पूरा सच जानना ही है तो सुनो, ये उस समय की बात है। सुबह का वक्त है। झील के किनारे कामिनी अपने 2 बच्चों और पति महेश के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। फिर एक दिन महेश मछली पकड़ने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है, कामिनी उसे टोकती है। जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? कुछ खा तो लेते। अरे भाग्यवान भाई कामिनी, मुझे झील से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लाना है, उन्हें बाजार में बेचूंगा, तभी तो हम कुछ पैसा कमा पाएंगे ना, और बच्चों के लिए अन्न ला पाएंगे। और कहाँ जाऊंगा मैं सुबह सुबह? हाँ जी, आप जाइए। मैं भी आज सेठ जी के घर काम करने जा रही हूँ। दोनों मिलकर कमाएंगे तभी तो हमारा ये घर चलेगा। फिर कामिनी और महेश अपने अपने काम के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही झाड़ियों के पीछे छिपा एक नकाबपोश व्यक्ति एक बड़े पेड़ की ओट से बाहर आता है। यही सबसे सही मौका है। महेश और कामिनी दोनों घर पर नहीं है, मुझे अपने काम को अंजाम देना ही होगा। फिर वो रहस्यमयी नकाबपोश मुस्कुराते हुए सीधे महेश की सूनी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो दिन बीत जाता है और शाम ढलने लगती है। शाम को जैसे ही महेश और कामिनी अपने अपने काम से लौटकर घर पहुंचते हैं। कामिनी, ये कामिनी, ये क्या? हमारा बेटा राजू कहाँ गया? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राजू, ए बेटा राजू! जी, मैं भी तो अभी अभी आपके साथ ही काम से लौटी हूँ, फिर मुझे कैसे पता होगा? चलो आसपास देखते हैं, शायद खेलने के लिए पड़ोस में कहीं गया हो। महेश घर से बाहर निकलता है। वो भागते हुए सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंचता है
और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगता है। मुखिया जी, मेरा बेटा राजू को कहीं आपने देखा क्या? वो दोपहर से गायब है और पूरे गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं आपने देखा क्या? अरे भाई, मुझे नहीं पता महेश कि तुम्हारा बेटा राजू कहाँ गया। और वैसे भी कल पड़ोस के शंभू का बेटा भी इसी तरह से अचानक से गायब हो गया। समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हमारे गांव में क्या अनर्थ हो रहा है। रोज हमारे गांव के जवान लड़के लड़कियां गायब हो रहे हैं। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जरूर कोई न कोई बड़ी वजह होगी मुखिया जी। मुझे अपने बेटे को हर हाल में ढूंढना होगा। शायद शंभू का बेटा और मेरा राजू दोनों साथ में ही कहीं गए होंगे। महेश परेशान होकर मुखिया के घर से निकल पड़ता है और पूरा गांव छान मारता है, पर उसे उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। थका हारा निराश महेश अपनी झोपड़ी में लौटता है, जहां कामिनी जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। हमारी छोटी बेटी रेवती तो अभी सिर्फ 4 साल की है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा राजू जो 11 साल का था, वे हमें छोड़कर कहाँ चला गया जी? हम कैसे रहेंगे उसके बिना? हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे। चिंता मत करो कामिनी, तुम हौसला रखो। शायद हमारा बेटा वापस आ जाएगा। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, पर अपने कलेजे के टुकड़े को ढूंढ कर रहूंगा मैं। महेश बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर उनके बेटे का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। राजू के साथ साथ गांव के कई और बच्चे भी इसी रहस्यमय तरीके से एक एक करके गायब होने लगते हैं, जिससे पूरे गांव में डर और खलबली मच जाती है। पता नहीं भाई, हमारे इस अभागे गांव को किसकी नजर लग गई। ये रहस्यमयी तरीके से इतने सारे बच्चे आखिरकार गायब हो क्यों रहे हैं? कोई न कोई बात जरूर है मुखिया जी। अब भाई, मुझे तो लगता है कि उस नीली झील में कोई बहुत ही विचित्र और साया जैसी चीज है, जो हमारे सीधे साधे बच्चों को खींचकर अपने अंदर समा रही है। ठीक है, चलो, तो आज से ये ठीक रहेगा कि उस झील के आसपास जितने भी घर हैं, उन सबको खाली करवा दिया जाए और उन्हें गांव के बीच में बसाया जाए। उस झील से जितना दूर रहे उतना सुरक्षित। सभी गांव वाले डरकर मुखिया की बात मान लेते हैं और परेशान होने लगते हैं। वहीं भीड़ में दूर खड़ा महेश मुखिया की ये सारी बातें सुन लेता है। गांव वाले और मुखिया जरूर कोई न कोई बड़ी बात हमसे छिपा रहे हैं। मुझे उस नीली झील का रहस्य खुद ही पता करना होगा। इतना सोचकर महेश आधी रात होते ही चुपके से अपनी झोपड़ी से निकलता है और सीधे नीली झील के किनारे पहुंचता है। मैं आज इस नीली झील के रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर यहाँ आधी रात को क्या खेल होता है। महेश इतना कहकर धीरे धीरे उस काली झील के पानी की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसे ही वो खौफनाक रात बीत जाती है। उस रात तुम्हारे पिताजी उस झील पर गए तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। वे भी उस झील में हमेशा के लिए समा गए बेटी। इसका मतलब उसी नीली झील ने मेरे भाई, मेरे पिता और गांव के बाकी मासूम लोगों को निगल लिया है। माँ, मैं उस झील का रहस्य पता करके ही रहूंगी। फिर रेवती तुरंत घर से बाहर निकल पड़ती है और तेज कदमों से सीधी नीली झील के किनारे जाने लगती है। वो जैसे ही झील के किनारे पहुंचती है, वहाँ युवान पहले से ही हाथ में एक घंटी लिए शांत खड़ा था। तो रेवती, आखिरकार तुम्हें अपनी माँ से सारा सच पता चल ही गया है ना? हाँ युवान, इसी नीली झील ने मेरे पिताजी और बाकी सभी को गायब किया है। मुझे अब सब पता चल गया है। मैं अपने पिताजी और भाई का पता लगाना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो एक सीधे साधे व्यापारी बनकर घूम रहे थे। तुम्हें ये सब कैसे पता? देखो रेवती, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। ये उन सब गायब हुए बच्चों में से मैं भी एक हूँ, जो किसी तरह से मुखिया के चंगुल से बचकर भाग निकला था। हाँ, यूं समझ लो कि मेरे पिताजी ने मुझे सारा सच बता दिया था। इसी झील के पीछे एक गुप्त रास्ता है, लेकिन वो रास्ता सिर्फ इन
घंटियों की मदद से ही खोजा जा सकता है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। अभी नहीं, पर वक्त आने पर जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम्हें खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। फिर रेवती अपने घर लौट आती है और इसी तरह वो दिन बीत जाता है। रात होते ही अचानक गांव का मुखिया रेवती के घर आ धमकता है। देखो रेवती, भाई मैं जानता हूँ कि तुम उस झील का सच जानने की कोशिश कर रही हो, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। उस झील का सच जानने की जल्दी मत करो, क्योंकि जो भी वहाँ सच जानने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। मेरी बात समझो तुम। मुखिया जी, आपको क्या हो गया है? ये तो अच्छी बात है कि हम सब मिलकर उस झील का रहस्य सुलझाना चाहते हैं, ताकि गांव के बच्चों की जान बच सके। इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे देखो लड़की, अगर तुम अपनी और अपनी माँ की जिंदगी की खैरियत चाहती हो तो इस मामले से दूर रहो, फालतू में कहीं टांग मत अड़ाओ। हाँ, नहीं तो इसी में तुम्हारी भलाई है, समझा रहा हूँ, समझ जाओ भाई। समझती नहीं हो, हर मामले में टांग अड़ाने चल देते हो तुम लोग, फिर कहोगे गायब हो गए, मर गए, ये हो गया। मुखिया इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रेवती गहरी सोच में पड़ जाती है। आखिर मुखिया ने मुझे इतनी बड़ी धमकी क्यों दी, वह भी आधी रात को मेरे घर आकर? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। परेशान होकर रेवती जैसे ही घर के बाहर देखती है, उसे वही युवान एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ दिखाई देता है। वो दबे पांव उसके पास जाती है। क्या हुआ युवान, तुम इतनी रात को यहाँ पेड़ के पीछे क्यों छुप गए हो? रेवती, सही बताऊं तो मैंने मुखिया का कई बार पीछा किया। मुझे पूरा यकीन है कि मुखिया का कोई ना कोई गहरा और काला रहस्य इस झील से जरूर जुड़ा हुआ है। हाँ युवान, तुम ठीक कह रहे हो। अभी कुछ देर पहले वह मेरे घर आया था और उसने मुझे इस मामले से दूर रहने की धमकी भी दी थी। चलो, हम अभी उस पर नजर रखते हैं। आज हमें सारा सच पता चल जाएगा। आ जाओ। युवान और रेवती बिना देर किए वहाँ से निकल पड़ते हैं और छुपते छुपाते मुखिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाते हैं। युवान, मुखिया तो अपने घर के अंदर चला गया है, अब हम अंदर कैसे जाएं? चलो, मुखिया के घर के पीछे एक दरवाजा है, वहां से हम देख सकते हैं कि अंदर मुखिया के घर में चल क्या रहा है। आराम से आ जाओ, आराम से, धीरे 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 धीरे। दोनों दबे पांव घर के पीछे वाले दरवाजे के पास जाते हैं और अंदर झांकते हैं। वहां का नजारा देखकर रेवती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर ढेर सारी चमकीली घंटियां रखी हुई थीं। ये क्या, इसके पास इतनी सारी घंटियां, ये कैसे हो सकता है? ओह, इसका मतलब साफ है रेवती कि मुखिया कोई बहुत बड़ा राज जानता है जो वो हम पूरे गांव वालों से छिपा रहा है। तभी अचानक मुखिया हाथ में एक लालटेन लेकर घर से बाहर निकलता है और चुपके से झील की तरफ जाने लगता है। युवान, वह देखो, मुखिया झील के किनारे जा रहा है, चलो हम उसका पीछा करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो, आ जाओ, आ जाओ। फिर दोनों मुखिया के पीछे चल पड़ते हैं। मुखिया जैसे ही झील के पास पहुंचता है और जमीन की मिट्टी खोदने लगता है, मिट्टी हटाते ही नीचे छुपा हुआ एक लकड़ी का गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब मेरा किया धरा है। सब उस भूतिया झील को ही दोष देते रहेंगे। अरे चलो। मुखिया उस लकड़ी के दरवाजे को खोलकर अंदर अंधेरे में चला जाता है। मैं इतनी बार इस झील के पास आई हूँ, लेकिन मैंने कभी यहाँ ये दरवाजा नहीं देखा। चलो, आ जाओ। अरे बिना डरे इसके अंदर चलते हैं, आ जाओ। रेवती और युवान भी उस गुप्त दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा और गहरा तहखाना नजर आता है। अरे ये तो धरती के अंदर ही की सुरंग है और ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता सीधा झील के नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ तो बहुत बड़ा तहखाना बनाया गया है। जरूर यहाँ कोई ना कोई बड़ी साजिश चल रही है। आओ, चलो आगे चल के देखते हैं।
रेवती जैसे ही सुरंग में थोड़ा और आगे बढ़ती है, उसका पैर जमीन पर पड़ी एक पुरानी चप्पल से टकराता है। वो उसे उठा लेती है। ये चप्पल, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक चप्पल आज भी मेरे घर में संभाल कर रखी हुई है। यानी ये चप्पल मेरे लापता भाई राजू की हो सकती है। हाँ रेवती, ये तुम्हारे भाई की होगी पक्का, क्योंकि जब इसकी एक जोड़ी तुम्हारे घर में है और दूसरी यहाँ मिली है तो ये तो उसी की हुई। सही कहा तुमने। मेरे भाई, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरा भाई कैसा दिखता था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। जिसने भी मेरे भाई के साथ ये क्रूरता की है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। युवान और रेवती गुस्से से भरे कदमों के साथ सुरंग में आगे बढ़ती है और मुख्य तहखाने के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां मुखिया एक कोने में कुछ कीमती चीजें खोज रहा था। ए रुक जाओ मुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ये सब काला धंधा करने की? तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चले जाओ यहाँ से। रेवती बिना डरे पास से ही एक भारी पत्थर उठा लेती है और मुखिया की तरफ तान देती है। सच सच बता दो मुखिया, तुमने मेरे भाई राजू, मेरे पिता और गांव के बाकी मासूम लोगों को गायब करके क्या किया है उनके साथ? मैं तुम्हारा सारा सच जान गई हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरा सारा सच पता कर लिया? तो सुनो, हाँ, उन सभी लड़के लड़कियों को मैंने ही गायब किया है, क्योंकि ये सुरंग मैंने खुदवाई है और इसी सुरंग के माध्यम से इस नीली झील के अंदर बेशकीमती पत्थरों का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है, जिसे मैं यहाँ से चुराकर बड़े बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बेचा करता हूँ। और जो कोई भी यहाँ से भागने या मेरा राज जानने की कोशिश करता है ना, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर देता हूँ। पर तुम दोनों मेरा ये सच किसी को नहीं बता पाओगे, समझ गए? और अब तुम कानून और हमसे बचोगे नहीं मुखिया, तुम्हारी तो मैं। रुक जाओ। युवान गुस्से में आगे बढ़ता है और मुखिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मुखिया फुर्ती से उसे एक जोरदार धक्का दे देता है। युवान लड़खड़ाकर दूर जमीन पर गिर पड़ता है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मुखिया, रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुमको। तभी अचानक पास के ही एक बंद अंधेरे कमरे से किसी के करहाने और चीखने की कमजोर आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ से आजाद करो। ये आवाज तो इस बंद कमरे से आ रही है। बताओ मुखिया, तुमने इस अंधेरे कमरे में किसे बंद करके रखा है? अरे अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो और सब कुछ जान ही गए हो तो सुनो, वहाँ अंदर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना सगा पिता महेश बंद है। मैंने उसे बरसों से यहाँ बंदी बनाकर रखा है और मैं उससे ही इस झील के नीचे से बेशकीमती पत्थर निकलवाता हूँ। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसीलिए वो हमेशा इस काल कोठरी के अंदर बंद रहता है। तुमने मेरे पूरे परिवार के साथ बहुत घटिया काम किया है मुखिया। मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रेवती हाथ में पत्थर लिए गुस्से में मुखिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है। तभी मुखिया आगे बढ़ता है, तभी पीछे से कामिनी और गांव के सभी लोग वहां आ धमकते हैं। ये क्या? तुम सब लोग यहाँ कैसे आ गए, वो भी एक साथ? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पीछे आती हुई देख रही थी। मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि कोई न कोई बड़ी घटना होने वाली है, इसीलिए मैंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और यहाँ ले आई। तुमने मेरी बेटी नित्या के साथ क्या किया मुखिया? बताओ बताओ, वो कहाँ है, बोलो। अरे वो तो अब रही नहीं तो क्या बताऊं उसके बारे में। और तुम सब मेरा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। निकलो यहाँ से, निकलो। मुखिया भागने की कोशिश करता है, तभी किशोर उसे मजबूती से दबोच लेता है। अरे ऐसे कैसे भागे हम? तुमने हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ जो घिनौना खेल खेला है ना, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो अब तुम्हें महाराज सजा देंगे, चलो। अरे चलो तुम, चलो। सभी गांव वाले मिलकर मुखिया को जकड़ लेते हैं
और उसे घसीटते हुए तहखाने से बाहर ले जाते हैं। इसी बीच रेवती भागकर उस बंद कमरे में जाती है जहां महेश बुरी तरह घायल और बेहाल पड़ा था। तुम कौन हो? मेरे पास बताओ, मेरे पास बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? मेरे पास बताओ, मेरे पास बताओ। पिताजी, मैं आपकी बेटी रेवती हूँ। रेवती को गले लगाकर महेश की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कामिनी दौड़कर उनके पास आती है। आप इतने बरसों से यहाँ थे, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, मैं थक गई थी। आप ठीक तो है ना जी? आखिर ये सब कैसे हुआ? हमें तो बरसों तक पता ही नहीं चला कि इस सब के पीछे उस मुखिया का हाथ था। मैं तो उस झील का बस रहस्य पता करने के लिए रात को वहाँ गया था। तभी किसी ने पीछे से मेरे ऊपर वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं इसी तहखाने में था। मुखिया मुझसे जबरन काम करवाता था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पिताजी चलिए, हमारा भाई राजू, क्या हमें वह मिल पाएगा? बेटा, हमने यहाँ का कोना कोना देख लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस निर्दयी मुखिया ने हमारे राजू के साथ कुछ अनहोनी कर दी है। हमारा बेटा अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रेवती की नजर बेहोश पड़े युवान पर पड़ती है। वो उसे पानी पिलाकर होश में लाती है। क्या 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 सब ठीक है? हाँ युवान, घबराओ मत। मुखिया को पकड़कर महाराज के दरबार में ले जाया गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। महाराज गांव के सभी लापता बच्चों के बारे में पता लगा लेंगे। तुम चलो। युवान और बाकी सभी उस काले तहखाने से बाहर आ जाते हैं। ताजी हवा में सांस लेते हुए युवान रेवती की ओर देखने लगा। रेवती, मैंने ये सारा रहस्य सुलझा दिया है। अब मुझे अपने गांव लौटना होगा। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो युवान। तुमने जो हमारे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपना ख्याल रखना। युवान वहाँ से चला जाता है और रेवती अपने माता पिता के साथ वापस गांव आ जाती है और खुशी से सभी अपना जीवन जीने लगते हैं।